अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसको हम H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये भी कहते हैं। अगर हम पिछले लेक्चर जो है उनको रिवाइज़ करें तो हमने ये देखा था कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये 3 आइसोटोप की फॉर्म में है, मतलब ये H1 जिसे हम जो है ना प्रोटियम कहेंगे। इसी तरह इसका सेकंड आइसोटोप है H2, इसे हम ड्यूटेरियम कहेंगे। और इस तरह हमारे पास ये H3 की फॉर्म में भी है, मतलब ये इसका 1 2 और 3 ये इसके मैसेज हैं, एटॉमिक मैसेज हैं। तो H3 जिसको हम ट्रीटियम कहेंगे। और अगर इन तीनों आइसोटोप्स की हम बात करें तो इनमें से सिर्फ हमारे पास जो H1 था जो कि हमारा प्रोटियम है, ये हमारे जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के क्राइटेरिया है, जिसमें हमने एक टेबल पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि ऐसे कोई भी एटम जिनके अंदर आपका या तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में से दोनों चीज़ें या कोई एक चीज़ जो है वो ऑड नंबर में होगी तो आपका वो न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर एक्टिव होगा। मीन वो न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन करने की एबिलिटी रखेगा। जब वो न्यूक्लियाई स्पिन करेगा तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो दो स्पिन स्टेट के अंदर जो है वो अरेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम उसे रेडियो वेव्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो वो फ्लिपिंग शो करेगा, मतलब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। तो ये सिर्फ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो कि एनएमआर एक्टिव होते हैं। और उसका हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं। उसमें हमने एक चीज़ ये देखी थी कि या तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, इन दोनों में से ये दोनों चीज़ें ऑड में हो, या इनमें से कोई भी एक चीज़, या तो आपके एटम का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो ऑड नंबर में हो, तो तब वो आपका एटम जो है वो स्पिन करने की एबिलिटी रखता है, उसका न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन करेगा। और जब किसी एटम का न्यूक्लियाई अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। और इस तरह जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट करने की एबिलिटी रखता है, मतलब दो स्पिन स्टेट के अंदर अरेंज हो जाएगा। और फिर हम उसको जब रेडियो वेव्स प्रोवाइड करेंगे तो वो फ्लिपिंग शो करेगा, तो सारा ये एनएमआर का जो फिनोमेना है ये वो शो करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देख ली कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उनमें से जो फर्स्ट आइसोटोप है जिसे हम प्रोटियम कह रहे हैं वो एनएमआर एक्टिव है। तो इस तरह ऐसे कंपाउंड्स जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं बाय डिटेक्टिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप उसकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब करवाएंगे तो उसके अंदर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो एनएमआर एक्टिव है, क्योंकि तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, मीन उनके न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन करेंगे तो आगे वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे और रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करने की भी एबिलिटी रखेंगे। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं बाय डिटेक्टिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन, जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यही सबसे पहली बात जो है इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी कि एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स by detecting the magnetic properties of the H1 nuclei with a magnetic field। कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट है H1 न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है, आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करते हैं और इस तरह आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम आगे जो है वो जाके देखेंगे। अभी हम यहाँ पे दो कंडीशन जो है उनकी बात करेंगे कि जब हमने प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करवानी है तो हमारे पास जिस सैंपल की, जैसे जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसका एक सोल्यूशन जो है वो बनाना है। तो हम उस अपने सैंपल को एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट चीज़ देखनी है कि हम सॉल्वेंट जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे। तो जो सॉल्वेंट यूज़ करना है वो आपने ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वाटर जैसे है, ये हमारा वाटर है H2O के, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। दोबारा से यहाँ पे यही बात आ जाएगी कि ऑक्सीजन के साथ जो दोनों बॉन्डेड हाइड्रोजन है, अगर ये प्रोटियम वाले हैं, मतलब H1 की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, और मोस्टली यही होता है क्योंकि इस आइसोटोप की ज़्यादा जो है वो अबंडेंस है, 99 में इसी की अबंडेंस है, तो मोस्टली कंपाउंड में ये H1 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वाटर में है तो ये दोनों इसके हाइड्रोजन ये प्रोटियम के हैं। तो हाइड्रोजन जो है ये एनएमआर एक्टिव है, अभी हमने देखा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑड नंबर ऑफ़ जो हमारे प्रोटॉन्स हैं और ऑड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो है एनएमआर एक्टिव है। जब ये एनएमआर एक्टिव है तो आपका जो सैंपल होगा
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई भी प्रोटोन जो है वो प्रेजेंट है, सपोज करें कि आप जो है वो कोई एल्डिहाइड को डिटेक्ट करना चाह रहे थे, आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेक्ट करना चाह रहे थे, सपोज करें ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, इसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना चाह रहे थे, तो इसके अंदर जो प्रोटोन प्रेजेंट है उसकी वजह से सिग्नल अपीयर होगा, लेकिन साथ में क्योंकि हमने इस सैंपल को वाटर के अंदर डिजोल्व किया था और वाटर के 2 प्रोटोन प्रेजेंट है, तो इन 2 प्रोटोन की वजह से भी सिग्नल अपीयर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सही तरह से जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, उसका स्ट्रक्चर सही तरह से जो है वो कंफर्म नहीं कर सकेंगे। इस तरह हमें जो है वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हमारा वाटर का जो प्रोटोन है वो भी एनएमआर एक्टिव है और वो भी सिग्नल जो है वो शो करेगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जिसके प्रोटोन को हमने रिप्लेस किया है बाय इट्स सेकंड आइसोटोप जो कि है ड्यूट्रियम, और इस तरह इस वाटर को हम ड्यूट्रेटेड वाटर या इसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं। तो ये जैसे हमारे पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारे पास ऑक्सीजन को हमने हाइड्रोजन के बजाय इसके सेकंड आइसोटोप ड्यूट्रियम के साथ जो है वो बॉन्ड किया है, तो ये हमारे ड्यूट्रेटेड वाटर जो है वो बन गया, या इसको आप हैवी वाटर कहते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें आपने प्रोटोन को रिप्लेस किया हुआ है ड्यूट्रियम के साथ, तो हम इसमें ड्यूट्रेटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं। या मोस्टली ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है वो हमारे पास एसीटोन भी यूज़ हो सकता है। जैसे ये हमारे पास एसीटोन का स्ट्रक्चर है कि कार्बोनिल कंपाउंड है और वो दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्डेड है, ये एसीटोन है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 6 हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन फिर दोबारा से वो ये बात कि एनएमआर एक्टिव है, जब ये एनएमआर एक्टिव है तो ये भी हमारे गिवन मॉलिक्यूल के जो सिग्नल होगा उसके साथ जो है वो हमें कन्फ्यूजन देंगे, उसके साथ जो है हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारे गिवन सैंपल का सिग्नल है या हमारे सॉल्वेंट का सिग्नल है। तो अगर हम एसीटोन भी यूज़ करें तो वो भी एसीटोन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमने इसके तीनों हाइड्रोजन को जो है वो ड्यूट्रियम के साथ रिप्लेस किया हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन इस साइड से और 3 हाइड्रोजन इस साइड से, टोटल 6 हाइड्रोजन को अगर आप ड्यूट्रियम के साथ रिप्लेस कर दें तो ऐसे एसीटोन को आप ड्यूट्रेटेड एसीटोन कहेंगे। तो सेकंड आपके पास ये चीज़ थी कि आप वाटर के बजाय अगर एसीटोन यूज़ करें तो एसीटोन भी आपका ड्यूट्रेटेड होना चाहिए। अब हमारे पास एक और चॉइस भी है कि आप एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करें जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे भी तो बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जिनको हम नॉन हाइड्रोजन सॉल्वेंट कहते हैं। लाइक आप जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं या आप कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर अगर आप देखें तो कहीं पे भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है और ये अच्छे सॉल्वेंट है, तो आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली हेडिंग थी कि आपने सॉल्वेंट जो है उसकी चॉइस करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपके सॉल्वेंट के अंदर जो है वो प्रोटोन नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटोन है तो आप उसे रिप्लेस करेंगे इट्स सेकंड आइसोटोप ड्यूट्रियम, तो इसलिए हमने जो वाटर लिया वो भी ड्यूट्रेटेड वाटर लिया और जो एसीटोन लिया वो भी ड्यूट्रेटेड एसीटोन लिया। और सेकंड जो बात है वो हमने ये पढ़ी कि आप ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो प्रोटोन प्रेजेंट ही नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसके लिए आप कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड कि जो भी चीज़ हमने मेजर करनी हो तो उसके हम एक स्टैंडर्ड उसके लिए रखते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे हम मोस्टली जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है टेट्रा मिथाइल साइलेन, टीएमएस इसको कहते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, टेट्रा मिथाइल साइलेन है, सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन है, और आपको पता है कि कार्बन की ग्रुप से ये बिलोंग करता है, 4 ग्रुप जिसे आप 14 ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन की जिस तरह 4 वैलेंसी है, सिलिकॉन भी उसी ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी भी 4 वैलेंसी है। तो ये 4 मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्डेड है, ये 4 मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्डेड है, तो इसलिए हम इसे टेट्रा मिथाइल साइलेन या टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन जो है ये कहेंगे, जिसको हम टीएमएस जो है ये भी कहते हैं। तो ये हम जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमने ये रीज़न देखनी है कि हम टीएमएस को ही स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं। इसकी 2 रीज़न है कि इसके अंदर जो सारे के सारे प्रोटोन प्रेजेंट हैं, इसके 12 के 12 जो प्रोटोन है वो केमिकली इक्विवेलेंट है, और सेकंड रीज़न इसकी ये है कि इसके जो 12 प्रोटोन है वो हाईली शील्डेड है। तो हम 1 बाय 1 को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जो 12 प्रोटोन हैं, मतलब इसके जो 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये किस तरह से केमिकली इक्विवेलेंट है, या केमिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, टेट्रा मिथाइल साइलेन जे में हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है। टेट्रा मिथाइल साइलेन का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे ओपन करके बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास सिलिकॉन है और उसकी चारों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये फर्स्ट मिथाइल है और इसके हाइड्रोजन को मैं इस तरह से जो है ना ओपन स्ट्रक्चर में जो है वो शो कर रही हूँ। अगर आप इस मिथाइल के हाइड्रोजन की जो है वो बॉन्डिंग देखें कि उसने किसके साथ जो है वो बॉन्ड किया हुआ है, हम सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं, इस हाइड्रोजन को। तो इस हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन के साथ, फर्दर कार्बन बॉन्डेड है सिलिकॉन के साथ, और सिलिकॉन तीनों साइड से बॉन्डेड है मिथाइल ग्रुप के साथ।
ये इस हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट है। ये इस तरह आप केमिकल इन्वायरमेंट को जो है वो चेक करते हैं कि आपका एटम जो है वो फर्दर साइड से कौन से एटम के साथ जो है वो अटैच होता है। तो हाइड्रोजन हमने देखा कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन फर्दर दो प्रोटॉन मतलब दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक सिलिकॉन के साथ अटैच है, और सिलिकॉन भी 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। ये इस एक जो हाइड्रोजन है उसका ये हमारा केमिकल इन्वायरमेंट है। आप इस टीएमएस के अंदर प्रेजेंट 12 के 12 हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट चेक करें तो सेम इसी तरह से आएगा। जैसे हम एक और अगर हाइड्रोजन ले लें और उसका केमिकल इन्वायरमेंट चेक करना चाहें, मतलब आप इनमें से कोई एक हाइड्रोजन है और उसका केमिकल इन्वायरमेंट अगर चेक करना चाहें तो ये हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगी, और कार्बन जो है इसी तरह सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है, सिलिकॉन जो है वो 3 साइड से मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। सेम वही इसका केमिकल इन्वायरमेंट है जो कि हमने इस हाइड्रोजन का चेक किया था। तो इस तरह इस कंपाउंड के अंदर टेट्रामिथाइलसाइलेन जो है इसके अंदर प्रेजेंट 12 के 12 जो हाइड्रोजन है उनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, मीन वो फर्दर सेम एटम के साथ या सेम ग्रुप के साथ जो है वो अटैच है। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रोटॉन हैं वो केमिकल इक्विवेलेंट है। और एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका एटम जो है वो इक्विवेलेंट होगा, मीन सेम उसका केमिकल इन्वायरमेंट होगा, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको उसका एक ही सिग्नल अपीयर होगा। टेट्रामिथाइलसाइलेन के अंदर वैसे तो 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और अगर ये डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में होते तो हमें इनके स्पेक्ट्रम के अंदर 12 सिग्नल जो है वो अपीयर होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे केमिकल इक्विवेलेंट हैं तो हम अगर इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमें इसका एक ही सिग्नल अपीयर होगा, ये जो 12 के 12 प्रोटॉन है। और रीज़न क्या है कि ये सारे के सारे जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट है। एक इसको यूज़ करने की ये रीज़न है, तो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं कि इसका एक ही सिग्नल अपीयर होगा, क्योंकि इसके सारे प्रोटॉन जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हम जब अपना स्पेक्ट्रम जो है वो स्टडी करेंगे तो हमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हमारे सिग्नल जो है सॉल्वेंट का कौन सा है और हमारे गिवन कंपाउंड का कौन सा है, क्योंकि सॉल्वेंट का एक ही सिग्नल जो है वो अपीयर होता है, और वो क्योंकि उसके सारे प्रोटॉन जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट है। और अभी हम ये चीज़ भी देखते हैं कि सिग्नल अपीयर जो है वो कहाँ पे होगा। तो ये हमारी फर्स्ट रीज़न थी टेट्रामिथाइलसाइलेन को यूज़ करने की, कि इसके सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम सेकंड जो है वो चीज़ देखते हैं, और सेकंड हमने देखा था कि ये प्रोटॉन जो है वो हाईली शील्डेड है। अब ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पे एक और हम कॉन्सेप्ट जो शील्डिंग और डी शील्डिंग है वो भी क्लियर करते जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिकली कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमारा एटम है सिलिकॉन, और अगर आप सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.90 है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास है। और अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। इसका मतलब है कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये आपको पहले से पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड बेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे हमारा कार्बन है तो उसकी 2.5 की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन और सिलिकॉन के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड के ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। तो इन दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें ना, ये हमारा ये भी कोवलेंट ही बॉन्ड है एक हाइड्रोजन का दूसरे के साथ, लेकिन क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है, सेम ही है एटम है, हाइड्रोजन ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, इनको इक्वल एबिलिटी के साथ एक दूसरे जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हम नहीं कंसिडर करेंगे कि कौन सा एटम जो है वो ज़्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और कौन सा एटम जो है वो कम कर रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम एटम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टीएमएस का केस देखें तो बॉन्ड हमारे पास सिलिकॉन और कार्बन के दरमियान बना हुआ है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.90 है, मीन कार्बन की ज़्यादा है। तो कार्बन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन दो शेयर्ड हुए हैं, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट जब करेगा तो कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड, और हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई ही को हम देख रहे हैं कि वो स्पिन करते हैं या नहीं करते, और इसी की वजह से हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप कंसिडर करें कि उनमें से एक जो हाइड्रोजन है ये उसका न्यूक्लियाई है। तो अगर तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ये अपने ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतना ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर सकता, तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की लो डेंसिटी होती। इस चीज़ को आप कहते हैं, ये जो केस है इसको आप कहते हैं ये डी शील्डेड है। ये आपका प्रोटॉन जो है जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, मतलब जो आपका हाइड्रोजन है उसके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इतना ज़्यादा शील्ड नहीं हुआ। इसको आप कहते हैं ये लेस शील्डेड है। ये लेस शील्डेड एक केस आ जाता है, या आप इसको ना डी शील्डेड भी कहते हैं। या आपका जो है ना
डी शील्डेड भी जो है वो इससे आप वर्ड यूज़ करते हैं, या लेस शील्डेड। तो ऐसे प्रोटोन जिनके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में नहीं होते, तो वो लेस शील्डेड होते हैं और डी शील्डेड। और वो कैसे होते हैं कि अगर वो ऐसे एटम के साथ अटैच हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी इतनी ज़्यादा अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहा, तो फिर हमारा जो प्रोटोन के न्यूक्लियाई हैं उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा जो है वो सराउंडिंग में नहीं आएंगे, उनको इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नहीं फेस करना पड़ेगी। तो वो हमारे जो न्यूक्लियाई होगा, हमारा जो हाइड्रोजन होगा, वो लेस शील्डेड होगा या वो डी शील्डेड होगा। लेकिन अगर आप इस केस में देखें, TMS के केस में, तो हमने जैसे बात की कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन ने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये जैसे ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके जो हाइड्रोजन है, जैसे 3 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन का सपोज करें न्यूक्लियाई पड़ा है, तो उन हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाई हो जाएगी। तो आपका वो जो न्यूक्लियाई है, जैसे प्रोटोन का जो न्यूक्लियाई है उसके इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, अब वो शील्ड हो गया है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो है इसको आप शील्डेड कहेंगे कि ये हमारे पास मोर शील्डेड केस है, या ये हमारा शील्डेड है ये न्यूक्लियाई। पहले वाले डी शील्डेड थे और अब ये हमारे पास जो है वो शील्डेड न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं। तो क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 1.9 है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 2.5 है। कार्बन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके साथ जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है, हर कार्बन के साथ जैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, तो हर कार्बन ने जो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किए थे, वो इनडायरेक्टली जो है इन हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में जो है वो चले जाएंगे। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को ज़्यादा सराउंड करेंगे, उनके हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियाई जो है वो शील्डेड है। अच्छा, जब न्यूक्लियाई शील्डेड होती हैं या न्यूक्लियाई डी शील्डेड होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब आपका न्यूक्लियाई शील्डेड है, तो बेशक ये न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि H1 है तो वो तो NMR एक्टिव है, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये शील्डेड है। हम जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शील्डेड है, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियाई शील्डेड है और इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड की है उसका इसके ऊपर लेस इफेक्ट होगा, लेस इफेक्ट होगा। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये लेस एक्सपीरियंस करेगा, या वीकर मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट होगा, तो इसकी जो वैल्यू है NMR स्पेक्ट्रम के अंदर वो हमें बहुत कम वैल्यू पे अपीयर होगी, लो एनर्जी पे अपीयर होगी। और ऐसे रीजन जो लो वैल्यू वाला रीजन होता है उसे आप कहते हैं अप फील्ड। तो इसकी ऐसे न्यूक्लियाई जो कि शील्डेड होते हैं, हाईली शील्डेड होते हैं, उनकी वैल्यू हमें कम वैल्यू पे अपीयर होती है, मतलब कम नंबर पे अपीयर होती है, और आप उन न्यूक्लियाई को जो है वो कहते हैं कि ये हमारे अप फील्ड पे जो है वो सिग्नल दे रहे हैं। और अगर हम इसी उलट बात देखें कि हमारा ऐसा कोई न्यूक्लियाई होता है जिसके साथ कोई एटम अटैच है, जैसे हम आगे भी वो केस देखेंगे, इधर ही अगर देख लें कि ये हमारा है मिथाइल क्लोराइड है, तो हम क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करें, आई थिंक 3.2 है और कार्बन की 2.5 है, तो क्लोरीन की ज़्यादा है। क्लोरीन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि कार्बन के साथ ये जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इनके न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रह जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इनके न्यूक्लियाई है और उसके इर्द गिर्द लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो इस न्यूक्लियाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये न्यूक्लियाई हमारा पहले से ही NMR एक्टिव है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द अब क्योंकि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा ड्रा कर लिए हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। जब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो ये ज़्यादा वैल्यू पे जाके जो है अपना सिग्नल शो करेगा, और इस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये डाउन फील्ड रीजन है, जहाँ पे इसने सिग्नल जो है वो अपीयर किया। तो ये हम जो है ना वो आगे जाके भी ये चीज़ देखेंगे। अभी हम ये बात कर रहे थे कि TMS जो है उसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट इसकी यही रीज़न है कि इसके सारे प्रोटोन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं, जिसकी वजह से इसका एक ही सिग्नल अपीयर होता है। और सेकंड हमने ये चीज़ देखी कि इसके जो प्रोटोन हैं वो हाईली शील्डेड हैं ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सिलिकॉन और ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो कि इनडायरेक्टली प्रोटोन के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और प्रोटोन को शील्ड कर देंगे अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कम इफेक्ट होगा और वो वैल्यू जो है
कम वैल्यू पे ही सिग्नल जो है वो शो करेगा। और अगर हम देखें तो इसकी ये इतने ज़्यादा शील्डेड हैं कि ये जो है ना वो 0 ppm पे ही वैल्यू शो करते हैं। इतनी कम वैल्यू पे ये जो हमारा TMS है ये अपनी वैल्यू जो है वो अपीयर करता है। ये चीज़ हमने पहले ही देख ली थी कि इसका 1 सिग्नल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 12 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन। तो एक ही सिग्नल है और वो अपीयर भी 0 ppm पे होगा। इतना ज़्यादा ये शील्डेड हो गया है ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन। और अगर आप ये देखें कि जो आप स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे उसमें वो स्पेक्ट्रम किस तरह से होगा वो हम आगे भी देखेंगे। उसमें हम बेसिकली केमिकल शिफ्ट ही की वैल्यूज़ लेते हैं, ये ppm में ही वैल्यूज़ लेते हैं और उसकी रेंज जो है हम मोस्टली 0 से 14 ppm तक या मोर प्रिसाइजली हम -4 से 14 ppm तक जो है वो रखते हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि 0 से लेस जो है जैसे -1 -2 या -3 और -4 में वैल्यू जाएँ, क्योंकि TMS ही मोस्ट आपका शील्डेड प्रोटोन जो है वो रखने वाला कंपाउंड है। तो इसी की वैल्यू 0 पे अपीयर होती है। ऐसा कोई और कंपाउंड नहीं है कि इससे भी लेस में अपीयर हो, लेकिन हम मोर प्रिसाइजली इसकी जो रीजन लेते हैं वो -4 से 14 ppm तक कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।